अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। इसमें तो कोई शक नहीं कि अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए तो उनके तौसी पसंदाना अज़ाइम थे। कहने को तो वो तिजारत के लिए आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी सरगर्मियाँ तिजारत से बढ़कर हिंदुस्तान के अवाम को महकूम बनाने और उन पर ताकत के बलबूते पर हुकूमत करने की तरफ मबजूल हो गई। ये सिर्फ़ इस वजह से हुआ कि उन्हें यूँ महसूस हुआ कि शायद वो हिंदुस्तान से कभी वापस नहीं जाएंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए उनकी अमलदारी में शामिल होगा। लिहाजा उन्होंने बहुत से इलाक़ों में फ़ौजी मुहिम्मात शुरू की। बंगाल से शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा हिंदुस्तान फ़तह करते हुए पंजाब पहुँचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब आकर उनकी पेशकदमी ख़त्म हो गई, बल्कि वो पंजाब से भी आगे बढ़ गए और उन्होंने उन इलाक़ों पर भी कब्ज़ा कर लिया जो आज खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं। उस ज़माने में ये मुग़लों का अफ़गानिया सूबा हुआ करता था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इसे शुमाल मगरबी सरहदी सूबा बना दिया, जो एक तवील अरसे तक इसी नाम से पुकारा जाता रहा और हम इख्तिसार के साथ उसे सूबा सरहद कहा करते थे। अच्छा, सूबा सरहद के कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज मुतय्यन की, मसलन जो है वो ईसा खेल, लकी मरवत, बन्नू, टांक और मीरान शाह वगैरह वज़ीरस्तान के इलाक़े, क्योंकि उनका इरादा सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं था कि वो पंजाब पर हुकूमत करें या हिंदुस्तान के बाकी इलाक़ों पर हुकूमत करें, बल्कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी कई मुहिम्मात जो है वो शुरू की और अपनी फ़ौज यहाँ मुतय्यन किए रखी, जिसे हम आज मगरबी सरहद का नाम देते हैं। अच्छा, इस चीज़ के लिए उन्हें मतलब अपनी फ़ौज को भेजने और फ़ौज के लिए जो सामान है उसे रवाना करने के लिए ज़राए आमद रफ्त की ज़रूरत भी थी। सड़कें नाकाफ़ी थी, क्योंकि एक तो सड़कों पर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो ही सामान जो है वो जा सकता है। इसका आसान तरीका ये था कि वो रेलवे लाइन कायम करें। लिहाजा उन्होंने रेलवे लाइन का आगाज़ किया कराची से। सबसे पहली पटरी उन्होंने कराची से कोटरी तक बिछाई और 1878 तक वो इस काबिल हो गए कि कराची से पेशावर तक को उन्होंने रेलवे लाइन के ज़रिए मिला दिया। नक़ल हरकत आसान हो गई, फ़ौजी सामान भी जा सकता था और फ़ौजी भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने इसी पर बस नहीं की कि सिर्फ पेशावर पहुँचे, बल्कि पेशावर के साथ साथ जो दाएँ बाएँ के कबायली इलाक़े थे वो वहाँ भी पहुँचना चाहते थे और उस मकसद के लिए उन्होंने लकी मरवत, ईसा खेल, बन्नू, टांक और डेरा इस्माइल ख़ान के जो इलाक़े हैं वहाँ अपने फ़ौजी मुतय्यन किए और अपना असलहा वहाँ भेजना शुरू किया। इस मकसद के लिए उन्हें ज़रूरत ये थी कि वो ट्रेन की पटरी उन इलाक़ों में भी बिछाएँ जिन इलाक़ों में उनकी फ़ौज मुतय्यन थी। उसके लिए उन्होंने दरियाए सिंध के किनारे माड़ी इंडस को मुंतखब किया कि माड़ी इंडस तक जो है वो रेलवे लाइन उन्होंने ब्रॉड गेज बिछाई, यानी 5 फुट 6 इंच की पटरी, और इसके पार दरियाए सिंध के पार छोटी पटरी बिछाई जो 2 फुट 6 इंच चौड़ी थी। वो अपना साजो सामान और फ़ौजी यहाँ लाते, यानी माड़ी इंडस ब्रॉड गेज के ज़रिए आता और यहाँ से फिर दरियाए सिंध पर उन्होंने पुल बनाया जिसे कालाबाग ब्रिज के नाम से याद किया जाता है। और इस पुल को पार करने के बाद वो अपना असलहा मुंतकिल करते उन फ़ौजियों को जो कबायली इलाक़ों में मुतय्यन थे। 1891 में उन्होंने माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन कायम किया और यहाँ एक असलहा डिपो बनाया। जो है वो असलहा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आता, या वो अगर बाहर से आता तो कराची पहुँचता। कराची से जो है वो उसे ब्रॉड गेज के ज़रिए माड़ी इंडस लाया जाता और फिर यहाँ छोटी ट्रेन के ज़रिए बन्नू, टांग, कोहाड़ और वज़ीरस्तान के इलाक़ों में भेजा जाता। वो चाहते तो दरियाए सिंध के पार भी ब्रॉड गेज यानी 5 फुट 6 इंच की पटरी बिछा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी जगह मुंतखब की नैरो गेज और इसके लिए 2 फुट 6 इंच की तंग पटरी बिछाई, जिसका मुकाम इत्तिसाल माड़ी इंडस रखा गया। वो करते ये थे कि असलहा ब्रॉड गेज के ज़रिए यहाँ पहुँचाते और उसके बाद फिर छोटी गाड़ियों में रख कर जो सस्ता और छोटा निज़ाम उन्होंने बना लिया था उससे वो आगे भेजते। ये छोटा निज़ाम या जो छोटी रेलगाड़ी है ये 122 किलोमीटर लंबा ट्रैक था
बाद में अंग्रेज़ों के साथ साथ जो आम लोग हैं उन्होंने भी इस पर सफ़र करना शुरू कर दिया और इसकी रफ़्तार बहुत कम हुआ करती थी। कहते हैं कि जो लोग हैं वो आराम से उतरते उस रेलगाड़ी से, चलती रेलगाड़ी से, अपने खाने पीने का सामान ख़रीदते और दोबारा किसी न किसी डब्बे में सवार हो जाते। मुकामी लोग इसे छोटी रेल के नाम से जाना करते थे, जबकि जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं वो अक्सर कहा करते थे कि माड़ी इंडस में खिलौना रेलगाड़ी चलती है। 1913 में इसे जो है वो NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने बिछाया और 1916 में इसे टांक तक ले जाया गया। ये रेलवे लाइन 1992 तक ऑपरेशनल रही। 1992 में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन ये कि वक्तन फ़ौक्तन 1995 तक ये रेलगाड़ी किसी न किसी तरह चलती रही। और कहते ये है कि जो कालाबाग पुल है इस पास से जब ये रेलगाड़ी गुजरा करती थी, कालाबाग पुल भी इसी मकसद के लिए बनाया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ की ये ख्वाहिश थी कि यहीं से माड़ी इंडस से ही तमाम जगहों पर असला सप्लाई किया जाए। तो ज़ाहिर दरिया सिंध दरमियान में पड़ता था, दरिया सिंध का पुल भी इसी मकसद के लिए बनाया गया। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की गुंजाइश रखी थी कि वक्त आने पर उसे ब्रॉड गेज में तब्दील किया जा सके, यानी पुल में जो है वो जो पटरी बिछाई गई थी वो तो छोटी थी, लेकिन इतनी गुंजाइश ज़रूर रखी गई थी कि वक्त जैसे ही मतलब उन्हें इजाज़त दे, हालात जैसे इजाज़त दे, वक्त क्या हालात इजाज़त दे तो वो इसे ब्रॉड गेज में तब्दील कर दें। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हो गया और वो लोग यहाँ से चले गए। लेकिन ये 1995 में फाइनली इसे बंद कर दिया गया और अब जो नैरो गेज का जो निज़ाम था वो सारे का सारा खंडरात में तब्दील हो चुका है। कहते हैं कि जब छोटी रेलगाड़ी कालाबाग के पुल पर से गुजरा करती थी तो कालाबाग के रहने वाले लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर दरिया सिंध के किनारे खड़े हो जाते थे और वो छोटी गाड़ी का नज़ारा जो है वो किया करते थे उसके गुज़रने का, क्योंकि छोटा सा स्टीम इंजन हुआ करता था। उस ज़माने में डीजल इंजन नहीं हुआ करते थे, बल्कि स्टीम इंजन से जो है वो गाड़ियाँ चला करती थी, ब्रॉड गेज की बड़ी गाड़ियाँ भी और छोटी गाड़ियाँ भी। तो वो इसका जो है वो नज़ारा करवाया करते थे अपने बच्चों को। लेकिन फिर ये नज़ारा भी ख़त्म हो गया और कालाबाग ब्रिज जो नैरो गेज के लिए बतौर ख़ास बनाया गया था वो अब सिर्फ ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। कालाबाग पुल वैसे तो 1931 में मुकम्मल हुआ, लेकिन 1926 में दरिया सिंध में एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिससे जो है वो सारा कुछ तहोबाला हो गया। लिहाजा अंग्रेज़ों ने प्लान तो पहले से किया हुआ था इस पुल को, लेकिन बाद में उन्होंने इसके डिज़ाइन में तब्दीली की। इसीलिए जो माड़ी इंडस की तरफ है वो इन्होंने आर्चिस की जगह जो है वो उसकी तर्ज़ तामीर को तब्दील किया और खुश्की का ज़्यादा हिस्सा माड़ी इंडस की तरफ रखा। जब पुल को देखेंगे, जब पुल को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पुल दो हिस्सों में बना हुआ है। दरिया के ऐन ऊपर जो पुल है उस पर आर्चेस बनी हुई हैं और जो माड़ी इंडस की तरफ का जो पुल है उसके ऊपर जो है वो डब्बे बने हुए हैं, मतलब ये कि वो चौरस अंदाज में बना हुआ है। कहते हैं कि ये जब फरवरी 1961 में यानी यकम से 16 फरवरी 1961 तक बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ ने पाकिस्तान का एक यादगार दौरा किया था, तो वो कालाबाग भी आई थी। उन्होंने कालाबाग में न सिर्फ नवाब ऑफ कालाबाग के बोर्ड बंगले में क़याम किया था, बल्कि उन्होंने नवाब ऑफ कालाबाग नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान के साथ इसी छोटी रेल पर सफ़र भी किया था। लेकिन अब ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका। अब माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन तो किसी न किसी तरह आबाद है, इसलिए कि कुछ ट्रेनें यहाँ आती हैं, थल एक्सप्रेस आती है, माड़ी इंडस पैसेंजर जो है वो चलती है, यहाँ से मियाँ वाली एक्सप्रेस चलती है लाहौर के लिए, इसी तरह थल एक्सप्रेस आती है रावलपिंडी से। तो माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन तो किसी न किसी तरह आबाद है, लेकिन कालाबाग, ईसा खेल, लकी मरवत, बन्नू ये तमाम के तमाम रेलवे स्टेशन अब वीरान हो चुके हैं। 1990 की दिहाई में माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन को नए सिरे से तामीर करने का प्रोग्राम भी बनाया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर बजाय ये कि वो स्टेशन बनाया जाता, अब नैरो गेज का निज़ाम ही ख़त्म कर दिया गया है।
हालांकि 1947 के बाद से लेकर 1995 तक पाक फ़ौज भी उसे इस्तेमाल करती रही। माड़ी इंडस इस हवाले से याद रहेगा, तारीख़ का हिस्सा है कि ये वो जगह थी जहाँ ब्रॉड गेज और नैरो गेज यानी बड़ी रेलगाड़ी और छोटी रेलगाड़ी आपस में मिला करती थी। आज भी बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं माड़ी इंडस पर। इसका जो रेलवे यार्ड है उसमें ब्रॉड गेज इंजन भी उनकी भी मरम्मत हुआ करती थी और नैरो गेज इंजन्स की भी मरम्मत हुआ करती थी। इसी तरह जो है वो जो टर्न टेबल है उसमें नैरो गेज का इंजन भी उसका भी रुख तब्दील किया जाता था और जो ब्रॉड गेज का इंजन है उसका रुख भी तब्दील किया जाता था। आइए आपको ये सब कुछ दिखाते हैं। गो के सिवाय झाड़ियों के, खंडरात के और पटरियों के आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन तारीख़ इसी का नाम है कि जो आज खंडर हैं कभी ये आबाद हुआ करते थे। तो ये आज का वीरान स्टेशन कल का बहुत ही मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसे देखकर तकलीफ़ तो होती है, लेकिन क्या करें कि वक्त के साथ साथ सारा कुछ ही बदल गया। अगर हम चाहते तो माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन अपनी पुरानी शक्ल में बहाल रहता, लेकिन मसला ये है कि हमने चाहा ही नहीं। ये मियाँ वाली एक्सप्रेस का रैक खड़ा हुआ है माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन पर। ये रात को मेरा ख्याल है 8 बजे यहाँ से रवाना होती है, लाहौर जाती है, सुबह लाहौर पहुँचती है। और ये एक वाहिद ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन जो अब माड़ी इंडस से चलती है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि स्टेशन की रौनकें वो नहीं रह गई जो पहले कभी थीं। यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में स्टाफ हुआ करता था। हर वक्त जो है वो शंटिंग हुआ करती थी बोगियों की, ट्रेनों की, जो नैरो गेज के इंजन्स हैं उनकी और जो ब्रॉड गेज के इंजन्स थे उनकी। लेकिन अब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब सुनसानी और वीरानी इस रेलवे स्टेशन का मुकद्दर रह गई है। या कभी कभी मेरे जैसा आदमी जिसे गुज़रे हुए कल से दिलचस्पी है वो यहाँ आ जाता है और गुज़रे हुए कल की कहानियाँ सुनाकर चला जाता है। ये इमारत रेलवे मेल सर्विस के तौर पर इस्तेमाल होती रही, यानी डाक का निज़ाम यहाँ से चलाया जाता था। और इसके बिल्कुल साथ असला खाना की तारीख़ी इमारत जिसे पहले अंग्रेज़ फ़ौज इस्तेमाल करती रही और बाद में पाकिस्तान आर्मी से इस्तेमाल करती रही 1995 तक। नैरो गेज के सिस्टम को पानी फराहम करने के लिए 2 बोर लगाए गए थे। एक बोर ये दरिया सिंध के किनारे, ये कालाबाग ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ ये दरिया सिंध, और ये वो बोर की इमारत है जिसके अंदर बाकायदा अंग्रेज़ ने बोरिंग मशीन लगाई थी और इसका पानी नैरो गेज के लिए स्टोर किया जाता था। ये अंदर कुआं है और इस कुएं से पानी खींचकर, और वो मैं टंकियाँ भी आपको दिखाता हूँ जिस टंकी में इसे स्टोर किया जाता था पानी। मुझे भी साफ आना पड़ेगा। शाबाश। हमें जी हमें खींच तान कर जो है वो ऊपर लाया गया है। ये बोर का कुआं है और अच्छी खासी गहराई में है। पानी अब भी मेरा ख्याल है मौजूद है इसमें, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रह गई जो पहले थी। मतलब ये अच्छा खासा सिस्टम था जिसे हमारी नौकरशाही ने या हमारे मुफादात ने बर्बाद कर दिया। वरना नैरो गेज की जो इंस्टॉलेशंस हैं जो अभी मौजूद हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो नैरो गेज अगर फ़र्ज़ करें स्टीम इंजन बंद हो भी गए थे तो नैरो गेज जो है वो चल सकती थी। ये सामने पानी की टंकी है जिसमें पानी स्टोर किया जाता था। 2 बोर थे। ये सामने आपको पाइप नज़र आ रहे होंगे। ये पाइप इसी बोर से, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये चबूतरा मीर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी कोशिश करके मुझे ऊपर घसीटा और मैंने जो है वो ये दिखाया। ये बोर की बिल्डिंग, और कहते हैं कि 1976 में बहुत बड़ा सैलाब आया था और दरिया सिंध का पानी काफ़ी ऊंचाई तक आ गया था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों की बनाई हुई इस इमारत को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये साथ साथ जो है वो इसकी पाइपलाइन आ रही है और ये इसके ऊपर एक तारीख़ लिखी हुई है जी 1944। इसका मतलब है कि ये 1944 के बने हुए पाइप हैं जो अब तक जंग आलूद नहीं हो सके। यही पाइप जो है वो अगर आज के दौर में बनते तो इन्हें जंग खा चुका होता। लेकिन उस ज़माने में जो लोहा या स्टील इस्तेमाल की जाती थी
वो इस तरह की होती थी कि उसे साल हर साल जंग नहीं लगता था। 1944 का मतलब ये कि तकरीबन 100 साल होने को आ गए, लेकिन ये चीज़ें अब भी वैसी की वैसी ही सलामत हैं। ये पाइप्स और ये ऊपर जो है वो टंकी नज़र आ रही है जिससे पानी स्टोर किया जाता था। नैरो गेज का सिस्टम जो है उसे प्रोवाइड करने के लिए, यानी उसमें जो स्टीम इंजन चलते थे उनको जो पानी फराहम किया जाता था वो यहाँ से जाता था। झाड़ियाँ हैं कांटों वाली, लेकिन बहरहाल ये जनाब टंकी। और मेरा ख्याल है कि अगर पानी स्टोर करना चाहें तो अब भी ये टंकी काबिल इस्तेमाल होगी। फ़र्ज़ करें कि अगर स्टीम इंजन बंद हो ही गए थे किसी भी वजह से, तो कम से कम सिस्टम चलते रहना चाहिए था, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, वीरान हो गई हुई हैं, और इसके ऊपर भी जो है वो 1944 का एक बोर्ड लगा हुआ है। 1891 का बोर्ड लगा हुआ है जी। ये बॉम्बे की बनी हुई टंकी है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है 1891 का। और ये कॉलोनी भी मेरा वीरान हो गई हुई है सारी। ये इसका पंप हाउस था एक ज़माने में, इसके अंदर बाकायदा डीजल इंजन लगे होते जो पानी खींचा करते थे, यानी बोर से पानी खींचकर ये फराहम किया करते थे इन टंकियों को। लेकिन अब इस पर ताला लगा हुआ है और अंदर से जो है वो मोटरें वगैरह सारी की सारी गायब हो चुकी हैं। ये रेलवे का पावर हाउस था, यानी बिजली वो अपनी पैदा किया करती थी रेलवे। जब माड़ी इंडस में दोनों ट्रैक ऑपरेटिव थे, यानी ब्रॉड गेज भी और नैरो गेज, 2 फुट 6 इंच और 5 फुट 6 इंच वाला। और ये उसका जो जनरेटर था, ये उसका बड़ा भारी भरकम पहिया जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। अंदर तो अब कमरा खाली है, ये भी मिट गया हुआ है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अगर गौर से पढ़ा जाए तो अब भी पता चल जाएगा कि इस पर पावर हाउस लिखा हुआ है। तो बिजली का सारा निज़ाम इसका अपना था, पूरी कॉलोनी को बिजली फराहम की जाती थी। और लेकिन अब कुछ नहीं बचा से, हर तरफ झाड़ियाँ हैं, हवाएं सरसरा रही हैं, झाड़ियों की जो टकरा रही है हवा, उसकी आवाज़ें हैं। ये शायद इंजन से जो गर्म पानी ठंडा करने के लिए इधर ही गिरता था ऊपर से। इंजन में पानी चलता था ना वाटर बॉडी में, वो इस हॉल में गिरता था वहाँ से। अच्छा, जो मतलब इस पावर हाउस में जो मतलब जनरेटर्स को चलाने के लिए वाटर बॉडी जो थी, उसका जो गर्म पानी है वो इस हौज़ में आकर गिरा करता था। अब तो ये सब कुछ झाड़ियाँ रह गई, कांटे हैं लगे हुए, कुछ भी बाकी नहीं बचा। मतलब ये कि पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया हुआ है। ये सामने जो टैंक आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें क्रूड ऑयल ज़ख़ीरा किया जाता था। इस वक्त तो ये 3 है, लेकिन बताया जाता है कि ये 4 हुआ करते थे। अल्लाह जाने चौथा टैंक कौन उठा कर ले गया। इसी ऑयल से इस पावर हाउस को चलाया जाता था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एक एंगल से आपको 3 तो कम से कम नज़र आ जाए, लेकिन कोई एंगल ऐसा बन नहीं रहा जिससे तीनों नज़र आएँ, इसलिए कि इधर झाड़ियाँ हैं। हाँ, ये है जी, यहाँ से आपको झाड़ियों की ओट में से तीसरा भी नज़र आ जाएगा कि ये 3 जो है वो टैंक हुआ करते थे, जिससे क्रूड ऑयल, यानी ये पावर उसको चलाने के लिए जो इस्तेमाल होता था, वो तेल भी तो रेलवे अपने पास ज़ख़ीरा किया करती थी। ये पावर हाउस की अकबी समत है, या आप सामने की समत कह लें। ये सारे के सारे एक ज़माने में दफातर हुआ करते थे, और यहाँ पावर हाउस से जो मुताल्लिक़ा अफसरान और अमला हुआ करता था वो बैठकर काम किया करता था। ये जो इमारत आपको सामने नज़र आ रही है, ये एक ज़माने में फेयर प्राइस शॉप हुआ करती थी। ये जो दो खिड़कियाँ सामने से हैं, यहाँ राशन कार्ड पर बाकायदा चीनी और आटा मिला करता था, यानी नैरो गेज का जो स्टाफ था उनके लिए। और साथ एक कैंटीन हुआ करती थी जिसमें वो फारे वक्त में आकर बैठा करते थे। ये यहाँ लिखा हुआ भी है जी, कैंटीन माड़ी इंडस। तो अब ये कैंटीन की हालत आपके सामने है कि ना तो कैंटीन रह गई और ना ही जो है वो यहाँ अब कोई आने वाला है। 200-250 लोगों का स्टाफ होता था जो फारे वक्त में यहाँ आकर बैठता भी था, गपशप भी करता था
और यहाँ से राशन कार्ड पर राशन भी लेकर जाया करता था। ये नैरो गेज की 2.5 फुट चौड़ी पटरी, और हम झाड़ियाँ पार करके उस तरफ जा रहे हैं जहाँ किसी ज़माने में नैरो गेज की जो कोचेस थी उनकी मुरम्मत हुआ करती थी। ये जो सामने आपको शेड नज़र आ रहा है, ये शेड उन बोगियों या कोचेस की मुरम्मत के लिए था। ये इधर आप देख रहे होंगे, इसके नीचे खाली है, मतलब इसके नीचे जो है ना वो स्टाफ घुसकर और बोगियों की मुरम्मत किया करता था। ये जनाब कैरेज एंड वैगन डेपो माड़ी इंडस, सब माजी की कहानी है। असूल इत्तेहाद तंजीम तो अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ना हमारा असूल, ना इत्तेहाद और ना तंजीम। तो ये जनाब वो जगह है जहाँ कोचेस की मुरम्मत हुआ करती थी, वो गुड्स कोचेस हों या पैसेंजर कोचेस हों, ये उनकी यूँ कह लें कि मुरम्मत की जगह थी। सिक लाइन इसको कहा जाता है। जो ख़राब हो जाती है, मतलब कोच, उसे सिक कोच कहा जाता है। और ये जो एरिया जहाँ इसे खड़ा करके इसको मुरम्मत किया जाता है उसे सिक एरिया या सिक लाइन कहा जाता है। तो ये नैरो गेज की सिक लाइन थी माड़ी इंडस में। अच्छा, ये सामने जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, कैरेज एंड वैगन डेपो माड़ी इंडस, इसके पीछे बाकायदा दफातर थे। और सिर्फ दफातर ही नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ लोग बैठा करते थे, जैसे जो है ब्लैक स्मिथ वगैरह, लोहार, उनकी बाकायदा जो है वो जगह होती थी कि किस गाड़ी में कौन सा पुर्जा लगाना है, वो पुर्जे अंदर बना करते थे। लेकिन अब झाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, रास्ता नहीं रह गया अंदर जाने का कि आपको जो है वो अंदर से मैं दिखा सकूँ ले जाकर, सिर्फ बाहर से बता सकता हूँ कि यहाँ कभी ये काम हुआ करता था। अच्छा, माड़ी इंडस आए तो हमने बहुत कोशिश की कि नैरो गेज की कोई वैन हमें मिल जाए, कोई कोच हमें मिल जाए, पैसेंजर कोच हो या जो फ्रेट कोच हो, उनमें से कोई चीज़ मिल जाए तो हम आपको दिखा सकें कि ये होती कैसी थी। ये नन्ही मुन्नी सी खिलौना रेल ये एक मिल गई हमें खड़ी हुई। मेरा ख्याल है कि शायद ये भी जो इनका कोई वेल्डिंग स्टाफ होगा या जो मेंटेनेंस का स्टाफ होगा, उन्होंने अपने औजार वगैरह रखने के लिए इसे खड़ा किया होगा साइड पर। तो ये अल्लाह जाने कैसे नज़रों से बची रह गई और ये अब तक खड़ी है। यानी माड़ी इंडस में मैं आपको नैरो गेज की एक कोच दिखाने में भी कामयाब हो गया हूँ। ये जो पत्थरों का ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये वो तारीख़ी प्लेटफार्म है जहाँ ब्रॉड गेज यानी 5 फुट 6 इंच की पटरी और नैरो गेज यानी 2 फुट 6 इंच की पटरी आपस में मिला करती थी। बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की जो बोगी है वो इस तरफ खड़ी होती थी, इसलिए कि रेलवे लाइन है। वहाँ से सामान उतार कर इस प्लेटफार्म पर रखा जाता था। जो बनू कोहाट और टल वगैरह जाया करता था, यहाँ के लकी मरवत, बाकायदा एक ठेकेदार उसकी निगरानी किया करता था। और ये 2 फुट 6 इंच की पटरी यानी नैरो गेज हुआ करती थी और फिर वो सामान यहाँ मुंतकिल किया जाता था और फिर आगे रवाना किया जाता था। तो ये प्लेटफार्म इस लिहाज से बहुत तारीख़ी प्लेटफार्म था। अब तो मैं था का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर पत्थरों का ढेर बन चुका है कि ये वो जगह है जो बड़ी पटरी यानी ब्रॉड गेज और नैरो गेज का मुकाम इत्तिसाल हुआ करता था और जिसकी वजह से माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन मशहूर था। इसी तरह ये जो एक धक्का सा आपको नज़र आ रहा है, इसको रेलवे की ज़बान में धक्का ही बोलते हैं। यहाँ जो इंजन ख़राब हो जाया करते थे, छोटे इंजन यानी नैरो गेज के, उन्हें बड़ी बोगी में लादा जाता था, उनके पहिए वगैरह बांध दिए जाते थे और उसके बाद उन्हें ठीक होने के लिए मोगरपुरा वर्कशॉप लाहौर भेजा जाता था इसी प्लेटफार्म से। और फिर जब वो ठीक होकर आ जाया करते थे वापस, तो इसी तरह उन्हें वापस उतार के और इसके आगे नैरो गेज की पटरी बिछी हुई थी। ये जो आपको इस वक्त उल्टी पुल्टी नज़र आ रही है, ये इसके आगे नैरो गेज की पटरी थी, यहाँ तक थी। ये जो जगह मैंने आपको दिखाई है, यहाँ तक नैरो गेज की पटरी होती थी। फिर वो इंजन या बोगी जो भी होती थी उसको दोबारा नैरो गेज पर चढ़ा दिया जाता था। ये सब माजी के किस्से और कहानियाँ हैं। आज मेरे पास दिखाने
और बताने के लिए सिर्फ पत्थरों के ढेर हैं। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 1992 से पहले, यानी 32 साल पहले, ये प्लेटफार्म और ये इलाका पूरे का पूरा बारौनक हुआ करता था। एक तरफ से ब्रॉड गेज चला करती थी और दूसरी तरफ से नैरो गेज चला करती थी। क्या रौनक होगी। ये सारी जगह जो इस वक्त वीरान पड़ी हुई हैं, यहाँ लोगों की भीड़ होती थी, रश होता था, मुलाजिम होते थे, हर वक्त इंजनों की आवाज़ें, बोगियों की आवाज़ें, सब कुछ था। लेकिन अब कुछ बाकी नहीं बचा। ये एक बोगी और हमें मिली है लोको शेड में, जो नैरो गेज का लोको शेड है। इस बोगी में अंग्रेज़ फ़ौज के घोड़े और पोनी वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाते थे, यानी माड़ी इंडस से बन्नू, लकी मरवत और कोहाट वगैरह पहुंचाए जाते थे। इस वक्त इसकी बुरी हालत है, अंदर किसी ने पता नहीं मट्टी और कोयला भरा हुआ है। लेकिन ये जो है वो लिखा हुआ है कि इसमें एक वक्त में कितने घोड़े या जो है वो पोनीज ले जाई जा सकती थी। यानी एक वैगन में ये लिखा हुआ है टू कैरी 8 हॉर्सेस और 10 पोनीज, यानी एक वक्त में 8 घोड़े या 10 पोनीज को शिफ्ट किया जा सकता था इस बोगी के ज़रिए। तो अंग्रेज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है, उसने अगर रेलवे बिछाई थी तो सिर्फ आवाम की सहूलत के लिए नहीं बिछाई थी, बल्कि उसका असल मकसद ये था कि जो मगरबी इलाक़ों में उसकी जो फ़ौज लड़ रही है या वहाँ तैनात है, वज़ीरिस्तान के इलाके में बनू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल ख़ान या इससे आगे अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ, तो उन्हें हर तरह की कुमक और रसद माड़ी इंडस से पहुँचाई जा सके। ये जी लोको शेड नैरो गेज का, ये जो आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, इन पर इंजन खड़ा किया जाते थे। मतलब एक इंजन इस रेलवे लाइन पर और एक इंजन उस रेलवे लाइन पर। एक वक्त में 2 से 3 या 4 इंजनों की मरम्मत की जा सकती थी। एक ज़माने में इस पर शेड भी बना हुआ था, ये आपको नज़र आ रही होंगी साइडों के ऊपर कील लगे हुए, यानी वो लोहे के, और मेखें लगी हुई। लेकिन वो शेड या तो किसी ने बेच खाया या मेरा ख्याल है कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। ज़ाहिर है जब चीज़ ही नहीं रह गई आपके पास तो आपने उसको क्या करना है। अच्छा, ये जो सामने जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये बुनियादी तौर पर यूँ कह लें कि टूल हाउस हुआ करता था, और इसमें हर तरह का पुर्जा तैयार होता था जो नैरो गेज के स्टीम इंजन में लगता था। ये सारे के सारे पुर्जे जो है वो यहीं तैयार हुआ करते थे। ये सामने भी 2 बोगियाँ आपको नज़र आ रही होंगी नैरो गेज की खड़ी हुई, एक मेरा ख्याल है कोई येलो से कलर की है और एक दूसरी ब्राउन कलर की है। ये इनके दफातर थे जहाँ इनके अफसरान बैठा करते थे, और ये वो सारा था। अब तो मैं कहूँगा कि वीरान इलाका, लेकिन उस वक्त यहाँ इंजनों की आमदरफ्त, बोगियों की आवाज़, लोगों का शोर, सब कुछ हुआ करता था। लेकिन अब चारों तरफ खामोशी, सन्नाटा और वीरानी का राज है। मतलब अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब स्टीम इंजनों को कोयले से ऑयल पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ब्रॉड गेज के इंजनों को भी और जो है वो नैरो गेज के इंजनों को भी। ये सामने जो है वो एक बहुत बड़ा टैंक आपको नज़र आएगा, मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। इस टैंक में जो है वो तेल ज़ख़ीरा किया जाता था, यानी क्रूड ऑयल कह लें आप। क्रूड ऑयल जो है वो ज़ख़ीरा किया जाता था और उसके बाद पाइप्स के ज़रिए उसे यहाँ लाकर, वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ मतलब यहाँ गर्म किया जाता था उस ऑयल को, उसकी कसाफत ख़त्म की जाती थी, यानी उसको पतला किया जाता था, और फिर यहाँ पंप लगे हुए थे। उन पंपों के ज़रिए उसे जो है वो ब्रॉड गेज के इंजनों में भी डाला जाता था और नैरो गेज के इंजनों में भी डाला जाता था। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो लोको शेड था ये मल्टीपर्पज़ था। इसमें नैरो गेज और ब्रॉड गेज दोनों के इंजनों की देखभाल भी होती थी और उनका ऑयल भी चेंज होता था, उनको टर्न भी किया जाता था। ये बंद पड़ा है, लेकिन अंदर जो है वो ऑयल का टैंक बहरहाल मौजूद है। अगर ये खुला होता तो मैं यकीनन अंदर से आपको दिखाता। इसमें बहुत बड़ा ऑयल का टैंक है जिसमें ऑयल ज़ख़ीरा किया जाता था। ये पाइप अब भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वही पाइप है जो ज़ेरे ज़मीन जो है वो आगे तक जाया करते थे। ये सामने जो आपको एक खंबा सा नज़र आ रहा है, यहाँ बुनियादी तौर पर किसी ज़माने में एक मोटा पाइप नस्ब होता था। उस पाइप के ज़रिए स्टीम क्रूड ऑयल तक पहुँचाई जाती थी।
और वो क्रूड ऑयल जिसका मैंने अभी आपको वो दिखाया है, और फिर वो स्टीम से उसको गर्म करते थे, यानी उसको नरम करते थे, उसकी कसाफत ख़त्म करते थे, और फिर वो ऑयल पाइपों के ज़रिए वापस आया करता था। ये जो है वो उन कॉलम्स के अब भी निशान मौजूद है, यानी ऑयल कॉलम्स ना, वाटर कॉलम से तो पानी डाला जाता था। और ये जो रेलवे लाइन है ये ब्रॉड गेज की है, यानी 5 फुट 6 इंच की है। यहाँ वो खड़ा होता था इंजन ब्रॉड गेज का, यहाँ उसमें वो तेल डाला जाता था कोयले की जगह, और ये साथ जो है वो नैरो गेज की लाइन है, यहाँ नैरो गेज के इंजन खड़ा होता था और उसमें वो ऑयल चेंज किया जाता था। ये भी जो है वो ब्रॉड गेज का इंजन, मैंने कहा ना कि ये मल्टीपर्पस वो था लोकोशेड। यहाँ ब्रॉड गेज के इंजन अगर उसमें कोई ख़राबी होती या कोई थोड़ी बहुत जो है वो उसमें मुरम्मत की ज़रूरत होती तो उसे यहाँ खड़ा करके मुरम्मत किया जाता था। इसका शेड जो है वो किसी हद तक मौजूद है, वो कि दरमियान में से उड़ गई है मतलब ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन बहरहाल इसका शेड किसी हद तक मौजूद है। तो माड़ी इंडस इस लिहाज से तारीख़ी रेलवे स्टेशन था कि यहाँ ब्रॉड गेज और नैरो गेज दोनों के सिस्टम ऑपरेशनल थे। माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन के नैरो गेज लोको शेड देखने के लिए जब मैं आया तो एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ पर हुआ। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे आपको एक टूटा फूटा घर नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं पहले इसकी लोकेशन आपको बता दूँ। ये वही दरिया सिंध, इसके ऊपर कालाबाग ब्रिज बना हुआ, ये दरिया सिंध का नज़ारा, और ये वो टूटा फूटा घर है, एक कमरे का घर जो अब झाड़ियों में इस कदर दब गया हुआ है कि मैं आपको अंदर जाकर कुछ भी नहीं दिखा सकता। लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये घर पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर शादाब खान का आबाई घर है। शादाब खान की वालिदा यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, और उन्होंने अपना बचपन से लेकर और नौजवानी की उम्र यहाँ गुजारी, इसलिए कि शादाब खान के नाना पावर हाउस में जो है वो मैकेनिक हुआ करते थे, इसी पावर हाउस में यानी माड़ी इंडस में। तो ये कह सकते हैं कि शादाब खान की जड़ें माड़ी इंडस से शुरू होती हैं। अब तो खैर वो रावलपिंडी में मुकीम है, लेकिन मतलब उनके ख़ानदान यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, जा चुका, लेकिन शादाब खान की तो नहीं, लेकिन उनकी वालिदा की यादें यहाँ से ज़रूर वाबस्ता होंगी, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। शादाब खान की जो नानी थी उन्होंने यहाँ बरामदा, अब ये झाड़ियों की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, ये छोटा सा बरामदा था, यहाँ आटे की एक चक्की लगाई हुई थी हाथ की, जिससे वो आटा पीसा करती थी और उसी से फिर रोटी बना करती थी घर में। और मेरा ख्याल है शायद कुछ 6 बहन भाई थे, 6 भाई थे और कुछ बहनें थी जो इसी छोटे से घर में रहती थी। ये इसका जो है वो साथ वाला घर था, और मैं इधर से भी कोशिश करता हूँ, झाड़ियाँ बहुत हैं और पाँव में अच्छे खासे कांटे लग चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से भी जो है वो आपको दिखाऊँ। ये घर जनाब, ये घर है जी शादाब खान की वालदा का जी, ये उसका ननिहाल है क्रिकेटर शादाब खान का। तो मैंने कहा ना कि शादाब खान की तो शायद कोई याद यहाँ से वाबस्ता ना हो, लेकिन उनकी वालदा मोहतरमा की यादें माड़ी इंडस से ज़रूर वाबस्ता होंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इसी घर में गुजारा। मैं आपको लेकर आया हूँ माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन के बिल्कुल आखिरी कोने पर। मेरे उल्टे हाथ को दरिया सिंध बह रहा है और मेरे सामने कालाबाग का कस्बा भी नज़र आ रहा है, और उसके पेश मंज़र में कालाबाग का वो मशहूर आम पुल जो अब सिर्फ सड़क की ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। ये पुल बनाया इसी मकसद के लिए गया था कि पहले नैरो गेज के लिए और उसके बाद ब्रॉड गेज में इसको तब्दील कर दिया जाए। अब भी इसकी चौड़ाई इतनी है कि इस पर ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। मुझे मेरे साथ अमीर अब्दुल्ला साहब आए हुए हैं, उन्होंने ये बताया है
कि इतनी जगह छूटी हुई है कि जो नट बोल्ट हैं वो भी 5 फुट 6 इंच की रेलवे लाइन के हिसाब से लगाए जा सके। लेकिन मसला वही है कि लगाए कौन और करे कौन, क्योंकि हमें इससे कोई दिलचस्पी ही नहीं कि हमारी कौन सी चीज़ ख़राब हो गई है और कौन सी चीज़ ठीक है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ टर्न टेबल के सामने। ये टर्न टेबल दोनों रेलवे इंजनों के लिए इस्तेमाल होता था। ब्रॉड गेज के लिए तो अब भी इस्तेमाल हो रहा है। ये छोटी लाइन आ रही है नैरो गेज की। नैरो गेज का इंजन जो है वो यहाँ से आया करता था, और जब वो यहाँ पहुँचता था तो इसका रुख जो है वो थोड़ा सा मोड़ दिया जाता था। ये देखें, आपको दोनों रेलवे लाइन इस पर नज़र आ रही हैं। दरमियान में नैरो गेज और इसके जो बाहर है ये ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए तो चूँकि यहाँ से माड़ीडा से भी जो है वो ट्रेनें चलती हैं, रावलपिंडी के लिए भी जाती है ट्रेन, और जो है वो लाहौर के लिए भी जाती है। मियाँ वाली एक्सप्रेस यहाँ से चलती है, तो उसका इंजन यहाँ टर्न होता है। यानी ब्रॉड गेज के लिए ये टर्न टेबल अब भी काबिल इस्तेमाल है। अलबत्ता चूँकि नैरो गेज का वजूद ही ख़त्म हो चुका है, तो अब उसका इंजन टर्न करने की ज़रूरत कोई नहीं। दुख की बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मौजूद है, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ बात है कोशिश करने की। हम जो है वो दुश्मनी के मामले में कभी भी हिंदुस्तान को फरामोश नहीं करते। जब भी दुश्मनों की बात आती है तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि जी इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। लेकिन हम तरक्की के मामले में कभी भी भारत के पीछे चलने की कोशिश नहीं करते। हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारी किसी चीज़ पर जो है वो, बेशक वो तरक्की ही क्यों ना हो, उस पर जो है वो भारत का ठप्पा लगे या निशान लगे, या कहीं से ये लगे कि हम भारत के जो है वो पीछे चल रहे हैं। रेलवे एक ज़माने में जो है वो भारत की भी इसी तरह की थी जिस तरह की हमारी है, लेकिन आज उसने वंदे मातरम नाम की जो ट्रेन बनाई है वो दुनिया की तेज़ रफ्तार ट्रेनों में से एक है। अगर हम सिर्फ उसी मॉडल को अपना लेते, वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ अगर दुश्मन की भी हो तो उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर मान लिया कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, मान लिया कि हमारे उसके साथ अज़ली जो है वो हमसायों जैसे सलूक नहीं है, हमारा सलूक उसके साथ अच्छा नहीं, या उसका सलूक हमारे साथ अच्छा नहीं, लेकिन अगर सिर्फ रेलवे के मामले में ही हम हिंदुस्तान की तकलीद कर लेते तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। ये टर्न टेबल आज भी काबिल इस्तेमाल है। मैंने जैसा कि बताया कि ये अपना ब्रॉड गेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नैरो गेज ख़त्म हो चुकी। हिंदुस्तान का हवाला मैंने इसलिए दिया कि यही रेलवे, यही सिस्टम, यही निज़ाम और यही अंग्रेज़ वहाँ सारा कुछ छोड़ कर गए। वहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी चल रही हैं, ब्रॉड गेज भी चल रही है, मीटर गेज भी चल रही है और नैरो गेज भी चल रही है, लेकिन हमने इनमें से किसी चीज़ को संभाल कर नहीं रखा। 1971 से पहले, यानी सदर अयूब खान के ज़माने में हमने इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का तजर्बा किया खानेमाल से लाहौर तक, लेकिन 1971 की जंग के दौरान उसका स्ट्रक्चर हिंदुस्तानी तैयारों की फायरिंग से तबाह बर्बाद हो गया। रही सही कसर हम लोगों ने खुद पूरी कर दी, जिन्होंने उसके खंभे और तार तक चुरा लिए। और अब सूरत हाल ये है कि खानेवाल से लाहौर तक रेलवे लाइन तो हमने डबल कर ली, वो भी एक तवील अरसे के बाद, लेकिन हम उस इलेक्ट्रिक ट्रेन को जारी नहीं रख सके। हम दोबारा जो है वो ना तो तार लगा सके, और वो जो खंभे चोरी करके ले गए थे लोग, ना उनका सुराग लगा सके। तो अगर यही सूरत हाल रही तो जिस तरह आज मैं वो बारौनक माड़ी इंडस्ट्री स्टेशन, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कोई सदियों पुरानी बात नहीं, 1992 और 1995 से पहले ये स्टेशन यहाँ एक वक्त में सैकड़ों या हज़ारों लोग हुआ करते थे, और अब हम 3-4 लोगों के अलावा कोई भी नहीं जो इस तबाही को देखने आया है। याद रखें, अगर हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, हम जो है वो किसी अच्छी चीज़ में भी तकलीद नहीं करेंगे किसी की, तो हम इसी टर्न टेबल की तरह वीरान पड़े रह जाएंगे, जैसा कि ये टर्न टेबल इस वक्त वीरान है। सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी ब्रॉड गेज के लिए, और नैरो गेज का दूर दूर तक नामो निशान कोई नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।